हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग कल हम लोग अपलोड किए थे पार्ट 1। आज समान विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकला है, जिसमें पार्ट 2 हम लोग आज देखेंगे। वन लाइनर सीरीज है। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और वीडियो को अच्छी तरह देखते रहें। आने वाले एग्जाम में बहुत ये काम आएंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। जो भी लोग नए हैं कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल 60 हो गया था, आज 61 से हम लोग करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। यहाँ देखें, रक्त द्वारा रक्त हम लोग का पूरा शरीर में भ्रमण करके हम लोग का लंग्स के पास जाता है। लंग्स में हम लोग जो CO2, ऑक्सीजन और अन्य जो भी प्रकार के गैस लेते हैं और श्वसन क्रिया के द्वारा जाता है, वो लंग्स में जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन जाके ब्लड में मिल जाता है। एगो हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन जाके चिपक जाता है और वही रक्त पूरे शरीर में भ्रमण करता है और हम लोग का उस तरह का ऑक्सीजन परिवहन करता है। किसके द्वारा? रक्त द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। पित्त होता है। पित्त हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पूछेगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है पित्त का निर्माण। और उसके बाद पित्त का pH मान कितना? 7.7 होता है। आगे देखेंगे हम लोग, पित्त का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त साबित होती है कहाँ से? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और इसका स्टोर कहाँ पर होता है? पित्त का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, आगे देखें हम लोग। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडार रहता है? विटामिन ए। यकृत यानी हम लोग का लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडार रहता है? ये विटामिन ए भंडार रहता है। ठीक है, भविष्य के लिए मतलब फ्यूचर के लिए स्टॉक रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ पे? अभी बताएं हम, पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया का रोग होता है कुत्ता काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग में होता है कि आपको पानी से डर लगेगा, पानी से डर लगने लगेगा, आपको लाइट से डर लगने लगेगा। इसमें हाइड्रोफोबिया जनरली पानी से डर लगने वाला बीमारी है जो कुत्ते को काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। कुत्ता में एक विषाणु होता है जो भी काटता है तो वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे कारण हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण हो रहा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? पूछेगा विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की की थी। और जीवाणु का खोज पूछ देगा, जीवाणु का, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। ठीक है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलता है। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस के द्वारा फैलता है। रानीखेत जनरली मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। जो रानीखेत है उस वायरस के द्वारा फैलता है। जो भी मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म जो होता है उसमें रानीखेत अगर बीमारी हो जाए तो एक मुर्गी को होता है, उससे पूरा मुर्गी में फैल जाता है, जिसके कारण फॉर्म के फॉर्म पूरा मुर्गी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। तो यहाँ पर न गलती लिखा है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में बहुत पूछता है कौकों का अध्ययन किसे कहते हैं, शैवालों का अध्ययन किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। अभी बताएं हम, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ठोस में होता है। और ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। गैस में सबसे कम होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का गति धीमी होती है हवा में, वही गैस में हवा में धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है प्रति घंटा में बताना है 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप घटने पर ध्वनि की चाल घटती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है एक। वायु में गैसों का मिश्रण है। वायु में अनेक प्रकार का गैस मिलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया
ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब मिलकर वायु का निर्माण करते हैं, जिसमें गैसों का मिश्रण हम लोग मिश्रण कह सकते हैं। वायु उदाहरण है गैसों में गैसों का मिश्रण। वायु में गैसों का मिश्रण वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। अब ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व क्या कितना होता है? 14.4 होता है। पूछता है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 लिखेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का या दूरी का? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। बहुत जगह ऑप्शन में रहता है समय का, वर्ष देकर बच्चे लोग मार देते हैं, जितने भी साथी हैं वो सब मार देते हैं वर्ष देकर समय का, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मात्रक है दूरी का। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में पूछेगा तो 15 हो जाएगा और किलोमीटर पूछेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कितनी क्या होती है? पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जड़ों के रूपांतरण है मूली या गाजर। मूली और गाजर जड़ का रूपांतरण, ये लोग जड़ का रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। आलू और प्याज तने का उदाहरण। आलू उदाहरण है, पूछता है एग्जाम में, आलू किसका उदाहरण है? तो तना का। प्याज किसका उदाहरण है? तना का। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ना कि पिट्यूटरी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से है? एक वर्णाधनता है, जिसमें हम लोग हरा और लाल पहचानने की क्षमता खो देते हैं वर्धनता में। और यहाँ हीमोफीलिया है, इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही बीमारी क्यों कहते हैं बताएंगे हम। शाही बीमारी, पहले ये राजा महाराजा ब्रिटेन के जो शासक थे यहाँ पे, उसी में ये बीमारी देखा जाता था कि उनका जैसे हुआ कि उनके ब्लड मतलब जो क्लॉट नहीं बन पाता था। शरीर देखिए हमेशा लाल लाल रहता था वो लोग का, कि ब्लड अगर अंदर भी ब्लड क्लॉट बनना शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी वेन पतला पतला बहुत सारे वेन होते हैं, अगर थोड़ा भी कट जाए तो उससे ब्लड का रिसाव होने लगेगा, जिसके कारण अगर नहीं होगा तो वहाँ पर ब्लड पूरा वही निकल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वही लोग में देखा गया बीमारी ये। और ये जन्म से मिलता है, मतलब एक अगर पिता को है या माता को है तो उसका पुत्र का होना हो ही जाता है। इसलिए हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है और वर्णाधानता भी वंशानुगत रोग है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधानता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने। हेर्नर एक वैज्ञानिक है जो सबसे पहले वर्णाधानता का वर्णन किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरे एवं लाल रंग की। हरे एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होता, ये बताएं आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है, थायराइड ग्रंथि जो हम लोग के गला में है, थायराइड ग्रंथि, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। जठर रस क्या होता है? जठर मतलब हम लोग जो हम लोग का पेट में अमाशय में जो रस स्रावित होता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, HCl, उसी को जठर रस कहते हैं। ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक एवं शैवाल। पूछता है लाइकेन के दो सहजीवी सहचर का नाम बताइए, तो कवक एवं शैवाल है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। आगे देखेंगे। आप लोग वीडियो पे नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखेंगे हम लोग। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन
कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। जैसे ही भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग को वहाँ से पाचन प्रारंभ होती है। सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है, मुख से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। जो भी भोजन पचता है वहाँ से हम लोग का कहाँ पे निकलता है? ब्लड में जाके मिलता है। कहाँ से? छोटी आंत में मिलता है। ठीक है, वहाँ से अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, लार में पाया जाना एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाना, जो हम लोग भी खाते हैं भोजन तो हम लोग का जो हम लोग का मुंह है उसके द्वारा लार स्रावित होती है। तो लार में पाया जाना एंजाइम कौन सी है? टाइलिन है। टाइलिन नाम है लार का। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है। उंगली में मानव शरीर का अंग है जो उंगली में सर्वाधिक हड्डियाँ होती हैं। भोजन पचाने में सहायक होती है। भोजन पचाने में हमारे शरीर में एंजाइम बहुत मदद करते हैं। भोजन पचाने में एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल उसका छोटा मॉलिक्यूल है। एंजाइम टूटता है किस में? एमिनो अम्ल में। तो एमिनो अम्ल से उसकी रचना होती है। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन का उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल। ठीक है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। स्टार्च जब पचता है तो ये माल्टोज उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल किसे कहते हैं? जो हम लोग का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी जिम उम करते हैं मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। देखिएगा प्रोटीन पाउडर खाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका बॉडी बने। तो हम लोग का ऊतक यानी सेल जो हम लोग का, उससे क्या होता है? मोटा होता है शरीर, मसल्स बनेगा तो किससे? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन लेने से हम लोग का शरीर बिल्ड होता है, बनता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर में, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए। ठीक है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में जो एक रिसाव हुआ था जिसमें यूनियन कार्बाइड का एक फैक्ट्री था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। उसमें लगभग ऐसा बोला जाता है कि 3-4 किलोमीटर के एरिया में वो गैस इतना फैला था कि उस एरिया का लोग साफ हो गए थे ऐसे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। काला हीरा एवं काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। आगे देखेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किससे निकलती है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलती है? किसे कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलती है वो हम लोग का जीवन को रक्षा करती है। यानी इससे कहने का मतलब हम लोग का जो भी बाहर का बैक्टीरिया है वो अगर शरीर में घुस जाए तो उसको मारने का काम करती है एड्रिनल से, जिसको अधिवृक्क भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। पौधों तथा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा करते हैं। पत्ती में एक क्लोरोफिल पाया जाता है, वही पिगमेंट के कारण पत्ते हरे दिखाई देते हैं और सूरज के प्रकाश ग्रहण कर भोजन का तैयार करते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। यही बताएं, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कभी कभी देखिएगा कि पत्ती का रंग पीला हो जाता है तो किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण हो जाता है पत्ती का रंग पीला। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। और हम लोग का ब्लड में आयरन पूछता है, हम लोग का ब्लड में कौन सा धातु उपस्थित होती है? तो फेरस, आयरन। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
अगर फोटोसिंथेसिस अगर पेड़ पौधा नहीं करे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाएगी, जिससे कारण हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाइए देश बचाइए, ये नारा दिया जाता है। पेड़ लगाने से ही जीवन जीना संभव हो पाएगा इस पृथ्वी पे। अभी देख ही रहे हैं कितना ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी संकट ये सब हो रहा है। इतना इतना डिग्री 50 डिग्री पार कर जा रहा है गर्मी पेड़ के कारण। पेड़ कटाई हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है, घर बन रहा है, जिससे कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग पर इसके कारण इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके कारण होती है? प्रकाश संश्लेषण के। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से करेंगे? आगे देखेंगे, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण करती है। अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खाना बनाते हैं, खाना बनाने से उन लोग ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। ये CO2 वायुमंडल से लेते हैं, जल जड़ से जो खनिज लवण लेते हैं जड़ द्वारा, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होते हैं और सूरज के प्रकाश जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग में सबसे। पत्तियों का हरा रंग हम लोग को परावर्तन के कारण दिखाई देता है। पत्तियाँ हरा रंग को छोड़कर सब रंग एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हम लोग का हरा पत्ती के कारण वो हरा रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है। लेकिन पत्तियाँ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में रंग में करती है? तो लाल रंग में करती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल द्वारा। जल का सूत्र होता है H2O, तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोगिलिसरिक अम्ल है। फॉस्फोगिलिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तना है। राइजोबियम क्या है? जो तना, भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। दलहन जो भी दाल ओल जैसे हम लोग देखेंगे मटर के जड़ों में, ये सब जो दाल है, दाल ओल के पौधे के जड़ों में, तो उसमें जीवाणु के रूप में क्या राइजोबियम जीवाणु मौजूद होते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण की संरचना होती है, जाइलम द्वारा होती है। जल तथा खनिज लवण किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है पेड़ों में? तो जाइलम के द्वारा, जड़ के द्वारा, जाइलम के द्वारा ही खनिज लवण जमीन से एब्जॉर्ब होते हैं। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। फ्लोएम के द्वारा जो पादप बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, वो विभिन्न अंगों में फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है, आगे देखेंगे, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। तने का वृद्धि दर, तना कितना वृद्धि हुआ, मोटाई, लंबाई, ये सब देखा जाए किसके द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, डी डुबे ने। पूछेगा लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाती है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है, आगे देखेंगे, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, किसने? कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए किसका इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है। आगे देखेंगे, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। डीएनए का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। अभी देखेंगे हम लोग, डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का इकाई है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में
जीन का संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना। पुरुषों व स्त्री जीन संगठक होते हैं। देखिए, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होते हैं। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होते हैं। जो पुत्र और या पुत्री का क्या होगा, क्या जन्म लेगा पुत्र या पुत्री, वह पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, XY पर, ना कि XX पर। महिलाओं का उसे कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। पुरुष का ही ये होता है कि उसमें पुत्र का जन्म होगा या स्त्री का जन्म होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है 22, 22 प्लस Y अगर मिलेगा तो लड़का होगा, और X मिलेगा तो लड़की होगा। यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पर ही बताएं हम लोग। अगर X मिलेगा तो लड़की होगा, Y मिलेगा तो लड़का होगा। पिता के पास X और Y दोनों होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट। DNA और फिंगरप्रिंट के द्वारा अगर कोई बच्चा है, किसका अथी है, उसका देखने के लिए, बच्चे का पैतृकता सिद्ध करने के लिए DNA और फिंगरप्रिंट अगर मैच करता है तो उसी का पुत्र होगा। ठीक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज कहते हैं मधुमेह को, डायबिटीज रोग होते हैं। इंसुलिन हम लोग आग्नेयाशय से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बोस्ट ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बोस्ट ने। आइए बताएं, बेंटिंग एवं बोस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन शरीर में बनता है, आग्नेयाशय के द्वारा बनता है। आग्नेयाशय शरीर में हम लोग का जो अमाशय होता है, अमाशय के थोड़ा सा जस्ट पीछे स्थित होता है आग्नेयाशय। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। श्वास नली का जो हम लोग का श्वास नली में जो नाक होता है उसके अंदर जो जाता है नली, उसमें जो कुछ रोग होता है, उसमें रोग हो जाता है तो क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस रोग कहते हैं। तो किसका है? श्वास नली का। सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होने लगती है ब्रोंकाइटिस रोग में। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार की एंजाइम। ऐसे याद करेंगे, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, तो याद होगा पेप्सिन एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी सिर्फ सिट्रस फल में पाया जाता है, यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगर दूध खट्टे हो जाएंगे तो फट जाएंगे, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। टॉक्सिक है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम के कारण हम लोग का मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग वहाँ का मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर डेंगू पूछेगा तो क्या? मादा एडिस मच्छर। डेंगू मादा एडिस मच्छर। ठीक है, एडिस मच्छर के कारण डेंगू फैलता है। अब मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। जो तिल्ली है हम लोग का प्लीहा, वह मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। प्रभावित होता है तो उसमें तिल्ली मलेरिया रोग से होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। दो प्रकार का विटामिन होते हैं, जो बी और सी, जो जल में घुलनशील होते हैं। अब बाकी जो विटामिन होता है KEDA, इसको याद कर सकते हैं। कीडा वो फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील होता है, फैट सोल्यूबल KEDA। अब बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का pH मान कितना होता है? मूत्र का pH मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक में हृदय होते हैं। मेढक में हृदय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक में हृदय के 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ? चार भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब मेढक के 3 भाग होते हैं, मनुष्य के 4 भाग होते हैं। मछली के पूछेगा, मछली के 2 भाग होते हैं। ठीक है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का।
शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, जो लगभग 80% के करीब में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव के शरीर में जल होता है। मानव के शरीर में जल कितना परसेंट होता है? 65 से 80% तक जल मौजूद होता है शरीर में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन। केल्विन को निकलता है 273 में, हम लोग सेल्सियस जोड़ देते हैं तो हम लोग का केल्विन निकलता है। तो यानी 37 डिग्री से 273 में तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।